कहते हैं कि जब कोई अपने समाज के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ता है तो उसके संघर्ष को कमजोर करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि वो लड़ाई से पहले ही हार जाए। और जब कोई दलित समाज का प्रतिनिधि करे तो दलितों को पैर की जूती समझने वाले मनुवादियों को भला कहाँ हजम होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों से जुड़ी खबरों के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है, जहां एक दलित रसोइया के साथ जातिगत भेदभाव करके उसे काम से निकालने के मामले में बड़ा फैसला आया है। ये घटना जुलाई 2018 की है, जब दलित समाज में आने वाली 44 साल के पी पपल ने थिरुमलाई कोंडाम पलायम के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रसोइया के तौर पर काम शुरू किया था। लेकिन गांव के ही कुछ ऊंची जाति वालों को ये नागवार गुजारा कि उनके बच्चे दलित के हाथों का खाना कैसे खा सकते हैं। नतीजा विनाशी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वी मीनाक्षी ने पपल का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इस ट्रांसफर को सब कलेक्टर ने खारिज कर दिया था और सेवूर पुलिस ने बीडीओ समेत 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की थी। इस दौरान बीडीओ को बरी कर दिया गया था, लेकिन बाकियों पर सुनवाई अब भी जारी थी, जिसका आखिरकार 8 सालों के बाद ही सही फैसला आ गया है। स्पेशल कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एम सुरेश ने 6 लोगों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के सामने आने के बाद भी एक तरफ तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन फ्रंट ने इसका पटाखे फोड़कर स्वागत किया, तो वहीं पीड़िता ने निराशा जताई कि सही न्याय नहीं हुआ है। उन्हें इस भेदभाव के कारण 8 सालों तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पीड़िता ने हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां एक दलित युवक की रहस्यमय तरीके से पुलिस कस्टडी में मरने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल ये घटना बेंगलुरु के विवेक नगर की है। मृतक दर्शन की मां आदिल लक्ष्मी ने विवेक नगर पुलिस और यूनिटी फाउंडेशन रिहैब सेंटर के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक उनके बेटे को शराब की लत थी और 12 नवंबर को कथित तौर पर किसी से मारपीट करने को लेकर विवेकनगर पुलिस उनके बेटे को पूछताछ के लिए ले गई थी, जहां से 15 नवंबर को उसे मदनाए कनहल्ली के पास यूनिटी फाउंडेशन रिहैब सेंटर भेजा गया था। लेकिन 26 नवंबर को अचानक खबर आई कि उनका बेटा अब नहीं रहा। मृतक की मां ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन और 2 अन्य पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन लोगों ने उनके बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। साथ ही रिहैब सेंटर में भी उनके बेटे के साथ बदसलूकी की जा रही थी। उनसे झूठ बोला जा रहा था कि उनका बेटा ठीक हो रहा है, लेकिन पुलिस कस्टडी से लेकर रिहैब सेंटर तक कहीं भी उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। पीड़ित मां ने पुलिस वालों और रिहैब सेंटर के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न समेत कई धाराओं में मदनाए कनहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक दलित नाबालिग बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। ये घटना मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के परिजनों ने तहरीर देते हुए कहा है कि वो दोनों काम पर गए थे। इसी बीच गांव का ही एक दूसरे समुदाय का युवक उनके घर में घुस आया और उनकी नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। लेकिन किशोरी के शोर मचाने पर उसका भाई पहुंच गया, जिससे आरोपी भाग निकला। शाम को जब परिजन पहुंचे तो बच्ची ने आप बीती सुनाई, जिससे बिना देरी के वो लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन वहां भी पुलिस ने उन्हें घंटों तक बैठाया। ना तो मामले को दर्ज किया गया, ना ही कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि वहीं थाना अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जांच आरोपी की तलाश भी जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के चेन्नई से है, जहां मद्रास हाईकोर्ट की जजशिप के लिए एक भी दलित जज को ना चुने जाने को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। इस मुद्दे पर वीसी के प्रेसिडेंट थिरुमावलवन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी जुडिशरी सनातनीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब मद्रास हाईकोर्ट में जजों का पैटर्न बीजेपी और आरएसएस से प्रभावित होने लगा है। उन्होंने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम जजशिप के लिए जो लिस्ट सामने आई है, उस
उसमें शेड्यूल्ड कास्ट का एक भी जज नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स जैसे संस्थानों में भी बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वालों की भरमार है। जाति, धार्मिक जुड़ाव और राजनीतिक तालमेल के आधार पर नियुक्ति सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने आग्रह किया है कि आदि द्रविड़ और अन्य बहुत पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए प्रतिनिधि चुना जाए। अगर दलित प्रतिनिधि नहीं होगा तो दलितों के साथ उत्पीड़न बढ़ता ही रहेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर लगे आरोपों को लेकर है, जो कि रोहिणी लगा रही थी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें रोहिणी ने एक बच्चे को जन्मदिन की बधाई दी है और ये भी कहा है कि उस बच्चे का नाम युग उन्होंने बड़े ही प्यार से रखा है। दरअसल ये पोस्ट 21 सितंबर 2022 की है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आजाद का बेटा, जिसके पहले जन्मदिन पर घावरी ने ही ये पोस्ट किया था। लेकिन जब दोनों का विवाद शुरू हुआ तो ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। हैरानी की बात है कि घावरी ने आजाद पर संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया था आजाद ने उनसे अपनी शादी छिपाई और उनका शारीरिक शोषण किया, उन्हें शादी का झांसा दिया था। जबकि ये पोस्ट साबित करता है कि रोहिणी को सब कुछ पता था, लेकिन केवल आजाद को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई ताकि उनके बढ़ते हुए ओहदे को कम किया जा सके। हालांकि लोग आजाद की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोहिणी के उछाले कीचड़ पर आजाद ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बहुजनों के लिए काम करते रहे, जो उनके विशेष और महान व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं कि झूठ को कितना भी सजाया जाए, कभी ना कभी उसका सच सामने आ ही जाता है। सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात सच नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के अभिमान है, झूठ को हमेशा हारना ही पड़ेगा। वहीं रोहिणी का दावा करने के बाद भी भारत न आना आजाद के खिलाफ हो रही साजिश का पुख्ता सबूत है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।